Good morning, class 10th. Let us start the fourth clip of nationalism in India from history. In previous three clips, you have read effect of World War First, idea of Satyagraha, Rowlatt Act of 1919, why non-cooperation or Khilafat Committee, differing strands of NCM, it means non-cooperation movement towards CDM, civil disobedience movement, under this Swaraj Party, Simon Commission, Purna Swaraj, and last Dandi March of 1930. The topic of this clip is how participants saw the movement. यानी अभी का टॉपिक है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, उन्होंने इस मूवमेंट को किस तरह से समझा और किस तरह से इसको लिया एंड कैसे सपोर्ट किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है, रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज, पुअर पीजेंट्री, द बिजनेस क्लासेस, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इन लोगों ने जो स्टेडियम में भाग लिया, तो इनमें से ज़्यादातर लोगों का कुछ अपना फायदा जुड़ा हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। एंड जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने की वजह से टूट गया या बंद हो गया, तो ये लोग ही दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए 1934 में, जब गांधी जी ने इसे रीलॉन्च किया। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो एनसीएम में गलती की गई थी, एनसीएम में जो लोगों ने गलती किया पार्टिसिपेट करके, क्या उसी गलती को यहाँ भी दोहराई गई? उसी चीज को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट? ये लोग मूवमेंट में क्यों ज्वाइन हुए? व्हाट वेर देयर आइडियल्स? उनका क्या विचार था इस मूवमेंट को लेकर के? व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम? उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को आज रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज से, कि इन लोगों ने कैसे सीडीएम को समझा और क्या इसके बारे में स्वराज का मतलब निकाला। यहाँ पे एग्जांपल्स है रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज में गुजरात के पटीदार्स का और यूपी के जट्स का। यूपी के जाट और पटीदार की हम बात कर रहे हैं। ये सबके सब जो थे बिग प्रोड्यूसर्स थे कॉमर्शियल क्रॉप का, कॉमर्शियल क्रॉप्स का उत्पादन करते थे। एंड जब प्राइसेस गिरी इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, इनका इनकम भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया, और इनको लगने लगा कि हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसी समय में जब सीडीएम लॉन्च की गई, तो इनको एक नजर आया सपोर्ट, कि यदि हम सीडीएम को सपोर्ट करते हैं तो सीडीएम के वजह से हो सके कि सरकार हमारा जो टैक्स है इस कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर वो माफ कर दे। यानी ये लोग अपना एम लेके घुसे थे, किस बात को लेकर के, कि हमें टैक्स माफ कर दी जाएगी। जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए एंड इस सब्जेक्ट पे कोई बात ही नहीं हुई, तो ये लोग डिप्रेस्ड हो गए और इन लोगों ने क्या किया, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि रेवेन्यू जैसे मैटर पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई बात ही नहीं हुई थी। तो ये तो रिच पीजेंट्स की बात थी। जस्ट इसका अपोजिट जो पुअर पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे, क्या वो उन लोगों ने भाग लिया सीडीएम में? वो भी देखते हैं। ये जो गरीब किसान थे, ये लोग छोटी छोटी खेती करते थे रेंट पे लेके लैंडलॉर्ड से, और लैंडलॉर्ड्स को रेंट देना पड़ता था। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से ये लोग क्या हो गए थे, ऑलरेडी डाउन हो गए थे। अब ये लोग क्या करते थे, छोटा छोटा मूवमेंट किसी लीडर के सपोर्ट में करते थे ताकि रेंट माफ हो सके, और कांग्रेस ने इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस ने नो रेंट का कोई मुद्दा ही नहीं उठाया, तो ज्यादातर जो गरीब किसान थे वो सीडीएम में भाग ही नहीं लिए। तीसरा जो बिजनेस क्लास था, इनका इंपॉर्टेंस है। बिजनेस क्लास का देखिए अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट था, इनका अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट एम करने की कोशिश कर रहे थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914-18 में, तो ये बिजनेस क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट थे, बहुत ज़्यादा फायदा कमाए। इसके बारे में आपको चैप्टर 5 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। तो अपने फायदे को देखते हुए, अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से ये लोग शायद इस मूवमेंट में शामिल हुए। हालांकि इनको लगता था कि जो फॉरेन गुड्स है और जो इनका गुड्स है उनसे
फॉरेन गुड्स से इनके गुड्स को प्रोटेक्शन चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने यानी इंडस्ट्रियल क्लास ने दो ग्रुप भी बनाया। एक ग्रुप था द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में बना, और दूसरा था द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 में बना। और इन दोनों जैसे संस्था को लीड करने वाला था पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला। यही लोग इस तरह के लीड कर रहे थे। ऑर्गेनाइज, इनका मेन मोटो था ऑर्गेनाइज करना, प्रॉफिट अर्न करना ट्रेड में। और जब CDM लॉन्च हुआ तो ये लोग उसी मोटो से शामिल हो गए CDM में। ये सपोर्ट करना शुरू कर दिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिए, और ये भी प्रॉमिस किए कि जो गुड्स है चाहे उसको ना तो सेल करेंगे और ना ही खरीदेंगे ना बेचेंगे विदेशी वस्तुओं को। एंड ये क्या हुआ, ये कंटिन्यू चलना शुरू भी हुआ। लेकिन जब मूवमेंट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर भाग लेने गए गांधी जी, तो इसके ऊपर बिजनेस के ऊपर भी चर्चा नहीं हुआ, जिसके वजह से ये क्या हुए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। और इन्होंने क्या किया कि बिजनेस को, चूंकि पार्टिसिपेट करने वाले से बिजनेस इन लोगों ने रोक दिया था तो बिजनेस में भी लॉस हुआ। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, CDM को कॉल ऑफ कर दिया। दोबारा जब बुलाई गई तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। तीसरा ग्रुप था, पार्टिसिपेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चौथा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस। इंडस्ट्री का जो मालिक था वो तो देख चुके हैं, वर्किंग क्लासेस का स्थिति देखें। ज्यादातर वर्कर्स जो थे इंडस्ट्रियल क्लास के वो भाग ही नहीं लिए। क्यों नहीं भाग लिए, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट कर रहा था किसको, यहाँ पे देख रहे हैं कांग्रेस करके एक बना हुआ है संस्था, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट के जो हेड था, मालिक था, मर्चेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। और इन लोगों की और यानी वर्कर्स की ओर कोई ध्यान नहीं था, इसलिए इन लोगों ने भाग नहीं लिया। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में कुछ जगहों पे वर्कर्स ने भाग लिया, जैसे छोटा नागपुर वाले क्षेत्रों में गांधी कैप पहन के वहां के वर्कर्स स्ट्राइक करते थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे। बहुत से जगह पे वर्कर्स ने क्या किया, रेलवे वर्कर्स में स्ट्राइक कर दिया। यानी छोटा छोटा सपोर्ट इन लोगों ने किया, लेकिन डायरेक्ट वे में इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। एंड लास्टली जो वुमेन्स थी उसका चर्चा करते हैं। जो औरतें थी, जब सिविल डिसोबीडियंस हो रहा था तो हजारों की संख्या में औरतों ने भी उस मूवमेंट में भाग लिया। औरतें साल्ट भी बनाई, मार्च में भी शामिल हुई, विदेशी वस्तु लिकर शॉप का भी बहिष्कार किया। एंड ये औरतें थी शहरों से, हाई सोसाइटी हाई क्लास फैमिलीज की, और गांवों से जो लैंडलॉर्ड्स होते थे या जो हाई क्लास होते थे गांव में, उनकी औरतें थी। इन लोगों को लगता था कि हमारा ये जो देश की सेवा करना ये पवित्र ड्यूटी है, इसलिए हमें इसमें अपना मदद करना चाहिए। इतना करने के बाद भी इनके आर्थिक और पॉलिटिकल स्थिति में किसी तरह का बदलाव दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि गांधी जी ने इनके ऊपर एक कोटेशन किया। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, टू बी गुड मदर एंड गुड वाइफ्स। इन्होंने कहा कि औरतों का ये ड्यूटी है कि वो घर वालों की देखभाल करें, एक अच्छी माँ बने और एक अच्छी वाइफ बनने का प्रयास करें। कांग्रेस ने भी इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, ना इनका कोई पॉलिटिकल पोजीशन दिया, जिसकी वजह से औरतें भी धीरे धीरे इस मास मूवमेंट से अपना पांव पीछे करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे आपने देखा दूसरा मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। NCM आप पहले ही देख चुके हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी हमने बताया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दो मास मूवमेंट गांधी जी का, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। दोनों मूवमेंट ने लोगों को अवेयर भले कर दिया कि हमारे ऊपर कॉलोनियल गवर्नमेंट शासन कर रहा है, हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, लेकिन इस मूवमेंट में लोग क्या कर रहे थे, खुल के भाग ही नहीं ले रहे थे। हालांकि इसके बाद, अब इस बुक में चर्चा नहीं करना है CDM के बाद, इसके बाद 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे मेन हम ये देख रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस और NCM में लोगों ने कैसे रिएक्शन दिया, गांधी जी ने कैसे लोगों को एक करके कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया। तो आज के लिए यही टॉपिक है। अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि इस सिविल डिसोबीडियंस में कमी क्या रह गई। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो कम पड़ गई थी, तभी तो ये फेल हो गया। और कम होने का सबसे बड़ा कारण था दलित थे। एंड इसी में एक टॉपिक देखेंगे पूना पैक्ट, और एक देखेंगे मुस्लिम लीग क्यों इससे मतलब हिंदू से अलग हो गए।
एंड लास्ट देखेंगे कि लोगों को कलेक्ट करने के लिए किस सेंस का सहारा लिया गया। यानी इस चैप्टर में अभी 2 क्लिप और चलेगा, तब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। दैट्स ऑल।